गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। चलिए, आज का आपका करेक्ट का सेशन शुरू हो रहा है। फिर कोई बात नहीं, हम तो आपको बोले थे अल्टरनेट करके देंगे, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। चलिए, अपना नोट बनाइएगा अच्छा से। मैं बहुत क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। लगभग लंबा वीडियो चलेगा और क्वेश्चन भी ज़्यादा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो सबको लाइक का बटन दबा दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। आइए, आज राम आएंगे, मतलब आज राम जी विराजमान करेंगे अयोध्या में। तो राम जी विराजमान करेंगे अयोध्या में। आज भारत में जो है ना, एक अलग ढंग के माहौल रहेंगे। कल के राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, अंगना सजा के और दीप जला के दिवाली मनाऊंगा। क्योंकि आज का दिन है विशेष। जो चीज चर्चा में है राम लल्ला जी, तो उनसे ही आज क्लास शुरू होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, सब आदमी तहे दिल से मानते हैं क्योंकि राम किसी एक जाति धर्म की नहीं है, वो सभी का है। समझ गए ना? तो इसलिए करके आइए, सब आदमी मानिए। अरे, ईश्वर तो एक ही है और उसको पूजने का तरीका अलग अलग है। बस आइए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। जो भी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कितना सुंदर से लिखा हूं आप लोगों के लिए। सूरत को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। सूरत सूरत को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। आइए, ये तो बात कहेगा हाल ही में गुजरात में जो है ना, किसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को दर्जा दिया गया है। तो सूरत सूरत एक शहर है जो गुजरात के अंतर्गत है। कहाँ पे है? गुजरात के अंतर्गत। आइए देखते हैं यहाँ पे गुजरात, ये गुजरात है। गुजरात की कुछ विशेषता देखेंगे। आज से आपको लगभग बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। गुजरात की राजधानी सबको पता है कि इसका राजधानी गांधीनगर है। इसका राजधानी कहाँ है? राजधानी गांधीनगर। राजधानी कहाँ है? गांधी नगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और ये एक बात ध्यान दीजिए, गुजरात भारत के सबसे बड़ा तटीय राज्य है। मैं पहले कि इसे सामने बता दिया हूँ, जो मैं आपको ज्योग्राफी क्लास शुरू किया हूँ। तो आज आपका ज्योग्राफी भी 1 घंटा का क्लास जाएंगे। तो ये भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। तटीय राज्य है, तटीय राज्य है। और जानते हैं कि गुजरात के एक शहर है, वह है आपको सूरत। ये सूरत तो देख रहे हैं ना, सूरत। ये देखिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये सूरत जो है इसी गुजरात का शहर है। सूरत जो है ना, इसी गुजरात का शहर है। इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। इसे जो है ना अंतरराष्ट्रीय हवाई हवाई अड्डे का जो है ना दर्जा दिया गया है। और जानते हैं कि पता है कि अपना भारत में बहुत जल्द बुलेट ट्रेन चलने वाली है। तो बुलेट ट्रेन का जो है ना पहला स्टेशन इसी सूरत में बनाया जा रहा है। मतलब बुलेट ट्रेन का जो है ना, बुलेट ट्रेन का जो है ना पहला स्टेशन, बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बनाया जा रहा है। सूरत में। कहा? सूरत में। कहा? सूरत में। सूरत में बनाया
जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? सूरत में बनाया जा रहा है। भारत बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? वो भी सूरत में जा रहा है। एक बात और समझिए यहाँ पे, सूरत सूरत अभी वर्तमान में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ये जो है सूरत, जो है सूरत भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर वर्तमान में कौन है? सूरत है। ये सूरत मतलब ये दूसरा हो गया। तो भारत का सबसे सर्वाधिक, भारत का सबसे स्वच्छ शहर प्रथम स्थान है आपको इंदौर का, और स्वच्छ शहर में इसका स्थान है दूसरा। ये सूरत सबसे स्वच्छ शहर है, और इसका स्थान इसमें कैसा है? स्थान इसका है दूसरा स्थान है स्वच्छ शहर में। प्रथम किसका है? इंदौर का है। मतलब सबसे स्वच्छ शहर प्रथम कौन हो गया? इंदौर कौन हो गया? इंदौर, जो आपको ये एमपी का शहर है। कहाँ का? एमपी का। तो आप लोग बताइए, ये तो दूसरा हो गया। सूरत भारत का सबसे स्वच्छ शहर में इसका दूसरा स्थान, और प्रथम किसका है? इंदौर का है। अब आइएगा, एक बात और देखेंगे सूरत की विशेषता, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजी कंपनी जब भारत आए थे, तो अपना पहला फैक्ट्री इसी सूरत में स्थापित किया था। इस अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी, वह अपना पहला व्यापारिक केंद्र इसी सूरत में लगाया था। आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला व्यापारी केंद्र सूरत में स्थापित किया था। सूरत में स्थापित किया था। आइए, यही आपका इसे हाल ही में सूरत को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। मैं कितना फ्रेश से लिख रहा हूँ, आप लोग भी इनको लिखते चलिएगा जो स्ट्रेटेजी के हैं ये चीज को, कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गया। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन है? गुजरात हो गया। अब गुजरात का एक शहर है सूरत, इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। अब आइए, बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? सूरत में ही। ये सूरत सबसे स्वच्छ शहर है। सूरत सबसे स्वच्छ शहर है, मतलब स्वच्छ शहर में इसका स्थान दूसरा, प्रथम कौन है? इंदौर का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में ही स्थापित किया था। तो ये होगा इसका स्ट्रेटेजी के महत्वपूर्ण हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा। आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? रेट हॉल माइनिंग क्या है? बड़ा चर्चा में रहा ये शब्द। तो रेट हॉल माइनिंग क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे ना कि इसका वो मीनिंग पूछना जानना चाहता है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखता है रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी हमको बीच बीच में देखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं मेरे, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे। आइए मैं इसको मिटा देता हूं। आइए, अरे डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, क्या आए बोलते गए भागते गए, बहुत हार्ड मेहनत है। उसके क्या है, उसको क्या दिक्कत होता है? उसके सामने में सब कुछ है, आया गया ऐसे आया पढ़ा गया। हाँ, उसमें तो उसके सामने में सब कुछ है, उसको बोलते हैं, पर यहाँ सामने में कुछ नहीं है। समझ गए? नहीं, इतना मेहनत करना पड़ता है, पहले अपने आप को संतुष्टि होना पड़ता है, तब आकर के आप लोग को बीच में पढ़ाते हैं। इसलिए कि बीच में, क्योंकि सारा काम तो खुद ही करना पड़ता है, कोई और तो है नहीं,
इसीलिए आपको एक दिन गैप करके वीडियो मिलता है, लेकिन हाँ सबसे वन ऑफ द बेस्ट मिलेंगे। हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों। अब आइए देखते हैं रेट हॉल माइनिंग क्या है। देखिए अभी हम समझाते हैं, यहाँ पे आइए, ये बड़ी चर्चा में रहा। रेट हॉल माइनिंग, अब देखिएगा ये रेट हॉल माइनिंग जो होता है ये आपको मेघालय राज्य में प्रसिद्ध है। कहाँ पे? मेघालय राज्य में ये प्रसिद्ध है। आइए, मेघालय राज्य, मेघालय राज्य में ये प्रसिद्ध है। तो रेट हॉल माइनिंग का ये जो है, इसका मतलब होता है चूहा की तरह बिल खोदना, चूहा की तरह बिल खोदना और उस बिल के माध्यम से कोयला बाहर निकालना। रेट हॉल माइनिंग का मतलब होता है चूहा की तरह बिल बनाना और वो बिल इतना मतलब संकरा होता है। मान के ध्यान दीजिए, ये जमीन है, इस जमीन के अंदर चूहा की तरह जैसे टेढ़ी मेढ़ी बिल होता है ना। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, उसके बाद इसके बारे में मैं लिखूंगा। जैसे ये पृथ्वी है, इसके अंदर जो है ना चूहा की तरह बिल की खोदना और वहां तक इस बिल के माध्यम से जो है ना कोयला को बाहर निकाला जाता है। और ये बिल इतना संकरा होता है कि एक ही आदमी इस अंदर जाएगा और वहां से फिर कोयला बाहर लाएंगे। कोयला बाहर लाने के लिए दो भी विधि है, या बांस लगा देता है या सीढ़ी लगा देते हैं। इस माध्यम से इस अंदर से बिल और यहाँ से चुपके से निकालते हैं। 2014 में जो है इस पे रोक लगा दिया गया, क्योंकि जो है कि रेट हॉल माइनिंग के तहत जो है ना कोयला निकालना, इसको जो है ना दंडनीय अपराध है। इस प्रकार से कई प्रकार की हानि होता है, कई मजदूर इसमें फंस के मर जाते हैं और इससे आपको वायु प्रदूषण भी फैलता है इस विधि से कोयला निकालने से। समझ गए ना? तो ये रेट हॉल माइनिंग जो है केवल ये मेघालय में है। और अभी देखिएगा क्या, एक सुरंग उत्तराखंड राज्य में, देखिएगा उत्तराखंड राज्य में एक सुरंग बनाया जा रहा है जिसका नाम है सिल्क क्यारा बरकोट सुरंग। तो हुआ क्या, इसमें जो सिल्क देखिएगा कि यहाँ पे धंसना धंस गया, मतलब जो इसमें सुरंग जो खोदा गया, तो सुरंग जो खोदा गया लगभग में 90% सुरंग की खोदाई हो चुका, बस 10 से मतलब लगभग हो चुका था। इसी दौरान क्या हुआ कि धंसना धंस गए, जिसमें आपको 41 मजदूर फंस गए और 17 दिन तक इसमें फंसे रह गए। अब इससे जो है, अब इससे मतलब हुआ गया कि जैसे ये सुरंग है, इधर से सुरंग खोदते जा रहे हैं, लगभग यहाँ तक खोद लिए हैं, इतना ही बचा है खोदने के लिए। तो मजदूर तो यहाँ अपना काम कर रहे हैं, इसी बीच में क्या हुआ कि धंसना धंस गया, तो इधर से भी बंद हो गया, इधर से भी बंद हो गया। इसी बीच में 41 मजदूर फंस गए। अब जो फंस गए, इस 41 मजदूर को लाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन जो है इसमें फेल हो गया। तब जा करके मेघालय से इस लोग को जो इस माध्यम से जो माध्यम से जो धरती को खोदते हैं, तब इन सब को लाया गया और इन सब की कड़ी मेहनत से सुरंग बना करके फिर 41 मजदूर को बचाया गया। इसीलिए कि प्रसिद्ध है। तो प्रश्न पूछेंगे रेट हॉल माइनिंग किस राज्य में प्रसिद्ध है? वो है मेघालय में। ये क्या होता है? चूहा की तरह बिल खोदने वाला होता है और उस बिल के माध्यम से कोयला बाहर निकाला जाता है और इस माध्यम से कोयला बाहर निकलना तो रोक लग गया, प्रतिबंध लग गया। कब? 2014 में। तो आइए, तो मेरे से समझ गए होंगे सब आदमी। अब समझ गए हम, तो आइए अब इसके बारे में कुछ लिखते हैं।
देखिएगा ये जो है इसका अर्थ होता है चूहा की तरह बिल खोदना। इसका अर्थ समझ लीजिएगा। चूहा, एक मिनट, आइए सब आदमी, इसका अर्थ समझिएगा। चूहा की तरह बिल खोदना, चूहा की तरह बिल खोदना, और जो है ना, और उस बिल से कोयला बाहर निकालना, और जो है ना, और उस बिल से कोयला बाहर निकालना है। और इस पे प्रतिबंध, देखिए, इस पर प्रतिबंध 2014 में, इस पर प्रतिबंध 2014 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2014 में इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध कब से लगा दिया? 2014 में लगा दिया गया। अब ये देखते हैं एक के बाद मेघालय। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग। आइए, मेघालय की राजधानी, इसका राजधानी, मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मेघालय में 3 पहाड़ी है, 3 पहाड़ी है या 3 पर्वत है, गोरा, खासी, जयंतिया। आइए, ये आपको पहाड़ी है, क्या है? ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है। तो ये पहाड़ी है, और एक का नाम है गोरा, गोरा, दूसरा का नाम है खासी, 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 दूसरा का नाम, क्या नाम है? खासी, और तीसरा का नाम है गोरा, खासी, जयंतिया। जयंतिया, जयंतिया, देखिएगा, गोरा, खासी, जयंतिया, ये 3 पर्वत हैं, पर्वत पठार है यहाँ पे। ये 3 जो है ना, मतलब एक तरह से पहाड़ी मान के चलिए, छोटा आकार है, ये पहाड़ी है। ये क्या है आपको? पहाड़ी, पहाड़ी है। ये क्या है? ये आपको पहाड़ी है। बड़ा फेमस है, कहेगा गोरा, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ी किस राज्य में है? तो मेघालय में है, मेघालय में है। और यहाँ पे देखिएगा 3 जनजाति भी पाए जाते हैं। वो 3 जनजाति का नाम भी है गोरा, खासी, जयंतिया। ये 3 प्रकार की जनजाति, गोरा, खासी, जयंतिया जो है, जो जिस पर्वत पे फैला हुआ है, उस पर्वत का नाम उसी जनजाति के नाम पर रख दिया। जैसे गोरा जनजाति इस पर्वत पे, इस पहाड़ी पे फैला हुआ, तो इसका नाम रख गया गोरा पहाड़ी। खासी इस पे है, तो इसका नाम रख गया खासी पहाड़ी। इस पे आपको मतलब जयंतिया जनजाति इस पर है, तो इसका नाम रह गया जनजातिया, जयंतिया पहाड़ी। तो यहाँ पे मतलब जनजाति का भी नाम है गोरा, खासी, जयंतिया, यहाँ पर पहाड़ी का भी नाम है गोरा, खासी, जयंतिया। तो ये देख लीजिएगा, बड़ा फेमस है, समझ गए। तो एक बात और देखिए, मेघालय के ही अंतर्गत एक स्थान है, मेघालय के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है मासिनराम मेघालय। मासिनराम मेघालय, मासिनराम मेघालय। यह जो स्थान है मासिनराम मेघालय, विश्व का सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होता है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होता है। आइए, विश्व का सर्वाधिक वर्षा, विश्व का सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होता है। तो चलिए, ये भी आपको क्वेश्चन, रेट हॉल माइनिंग का मीनिंग समझ गए होंगे अपना सब।
अब जिसका मीनिंग समझ गए होंगे, अब चलिए अब आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। और ये आप लोग भी लिख ही लीजिएगा, जो भी बताए जा रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है सिल्क क्यारा जो है बरकोट सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो आइए थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं अपना सब। अब आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग कर लिए होंगे। एक मिनट और हमको देखने दीजिए, कहीं मेरा छूट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा कट रहा है नीचा में, कोई बात नहीं। आइए आगे चलते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। आप लोग को पूछे थे, उस दिन बताए थे कि गांधी शांति पुरस्कार किसे किसे दिया गया। ये आप लोग के पास में क्वेश्चन, ये मैं बता दिया हूँ पिछले वीडियो में और लिखा भी दिया हूँ। तो आप लोग का ये क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किन दो व्यक्ति को दिया गया है। कमेंट सेक्शन में हर एक कोई आंसर दीजिएगा। जो बता चुके हैं, बताए हुए, तो वो आपका देना बहुत अनिवार्य है, समझ गए। जो पढ़ा दिए गए हैं उससे अगर टीचर क्वेश्चन पूछे हैं तो उसका जवाब देना आपका फर्ज बनता है, तब ना हमको पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब जवाब आपका भी मिल रहे हैं ना। तो जो आपसे टीचर क्वेश्चन पूछे वो जवाब जरूर दीजिए। तो हमने क्वेश्चन पूछे आज क्या, मैं जो पिछले क्लास में बता के लिखा भी दिया हूँ कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, इस दोनों का नाम चाहिए कमेंट सेक्शन में, आज चाहिए हमको। आइए आगे चलते हैं। क्या सिल्क क्यारा बरकोट सुरंग, आइए देखते हैं किस राज्य में स्थित है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, आइए सॉरी सिल्क, आइए थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं। आइए सिल्क क्यारा बरकोट, सिल्क क्यारा बरकोट, सिल्क क्यारा बरकोट सुरंग। जानते हैं ठंडा ठंडा, इतना भोरे भोरे में वीडियो बना रहे, इतना ठंड लग रहा है मत पूछिए। इसके बावजूद भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक करिए, कमेंट वमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कमेंट कीजिए। अनंत ये फालतू का कमेंट मत कीजिए। अरे जो आपसे टीचर पूछते हैं वो कमेंट कीजिए, उसकी जवाब दीजिए, बस आप पढ़िए। पढ़ना पढ़ना आपका धर्म है। अगर पढ़ने से आप इतरा रहे हैं, अदर चीज पे दिमाग लगा रहे हैं, तो अब भी अगर आप सीरियस नहीं हो रहे हैं तो कब सीरियस होइएगा। आइए सिल्क क्यारा बरकोट सुरंग, अभी तो जैसे रेड हॉल मैंने जो बताए हैं वो इसी सुरंग से जुड़ा हुआ है, और यही सुरंग ढह गया था, मतलब धस गया था। इसी सुरंग में जो है ना, इसी सुरंग के खोदने के दौरान जो है 141 मजदूर फंस गए थे, जिसे बाहर करने के लिए रेड हॉल माइनिंग का प्रयोग किया गया था, जो अभी जस्ट इससे पहले बताया। आइए ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है सिल्क क्यारा बरकोट सुरंग। अब देखिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इस सुरंग का जो है ना, यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम ओले वेदर रोड परियोजना की हिस्सा है। ये जो है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम मतलब जो है ना, हम लिख देते हैं, यह केंद्र सरकार की, यह केंद्र सरकार की, यह केंद्र सरकार की महत्मा, ठंडा है ना, महत्वाकांक्षी चार धाम ओले
चार धाम, ओले वेदर, ओले वेदर रोड परियोजना, रोड परियोजना का हिस्सा है, हिस्सा है। इसका उद्देश्य है, चार धाम जो है ना, ये देखिएगा कि कहते चार धाम, चार धाम ये योजना जो है, ये यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम ओले वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। कौन? सिल्क क्यारा बरकोट सुरंग। तो अब देखिएगा इसके तहत क्या है कि यहाँ पे उत्तराखंड में चार धाम है। इस सुरंग के माध्यम से चारों धाम को जोड़ने के लिए सुरंग बनाया जा रहा है। तो ये वो चार धाम कौन कौन सा देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। गंगोत्री, गंगोत्री एक धाम ये हो गया। दूसरा हो गया ये, दूसरा हो गया यमुनोत्री, यमुनोत्री। दूसरा हो गया यमुनोत्री। तीसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों केदारनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया। आइए चौथा देखते हैं। चौथा है आपको बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम। इसी चारों को कहते हैं गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम। इन सब को आपस में कनेक्ट करने के लिए सिल्क क्यारा बरकेट सुरंग की निर्माण किया जा रहा है। और इसका निर्माण जो है ना, ये केंद्र सरकार की जो है ना महत्वाकांक्षी चार धाम ओले वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। और इस सुरंग इस चारों को जोड़ेंगे। कार्य गंगोत्री को यमुनोत्री से, यमुनोत्री को बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ को मतलब केदारनाथ को बद्रीनाथ से, मतलब चारों को कनेक्ट करेंगे। समझ गए ना? इसी उद्देश्य से इसका निर्माण किया जा रहा है। अब आइएगा यही पे एक बात समझिएगा, ये गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब आपको उत्तराखंड में है, ये सब उत्तराखंड में है। आगे लिख देते हैं। गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, यमुना। एक मिनट, मुंह में मेरा अंतरीन लग रहा है ना, इसी लेकर के थोड़ा सा। यमुनोत्री से जो है ना यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। समझ गए ना? और ये गंगा जानबे करते कि भारत की सबसे पवित्र नदी है, और यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, और यमुना गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी है। वैसे क्या बताएंगे। अब ये उत्तराखंड जो है ना, ये उत्तराखंड 2000 ईस्वी में राज बने है। उत्तराखंड जो है 2000 ईस्वी में राज बने उत्तराखंड। और ये यूपी से 2000 ईस्वी में यूपी से अलग होकर, यूपी से अलग होकर राज बना, अलग होकर राज्य बना है। तो उत्तराखंड राज्य कब बना? 2000 ईस्वी में बना। किससे अलग करके? यूपी से अलग होकर के। तो आप लोग एक क्वेश्चन यहीं पे है कि 2000 ईस्वी में भारत में 3 राज्य का निर्माण हुआ। तो 2000 ईस्वी में भारत के 3 राज्य का निर्माण हुआ। जैसे मैं एक अभी बता दिया, कौन? उत्तराखंड। तो 2 और कौन सा वो राज्य बना 2000 ईस्वी में, उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, ये नहीं क्या संदेह हो गया। पढ़ना है तो मन से पढ़िए, जवाब भी दीजिए टीचर के प्रश्न को। समझ गए ना? जवाब भी दीजिए। कुछ हम काम करें, कुछ आप भी काम कीजिए, तब होगा। केवल सब कुछ टीचरे पे छोड़ दीजिएगा तो ऐसे में नहीं होता नौकरी वोकरी। नहीं, आपको फोड़ रहे थे, टीचर तो बता रहे हैं ना, टीचर तो डायरेक्शन दे रहे हैं, उस अनुसार चलिए आप और मेहनत कीजिए। आइए आगे चलते हैं।
टाइम नहीं है हमारे पास में, लेकिन आप लोग को रवैया को देख करके बड़ा अजीब लगता है। आइए चलते हैं। भारत का 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन हुआ था आपको, आइए थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं। आज हम बोल देखा वीडियो लंबा होंगे और इसमें जो है ना बहुत कुछ दे भी रहे हैं, और इसका भी आप लोग लिखिएगा, इतना भी आप कॉपी दिखाइएगा। कॉपी किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है, नहीं, कॉपी दिखाइए क्या आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। उतना फुर्सत है कि हम रोज रोज क्लास में एक चीज को कहेंगे, आप आइए हमको दिखाइए, आप एक्टिव है, लिख करके हमको रोज कॉपी दिखाइए कि सर हमने लिखे, अपना जगह से ही खड़ा होकर के हमको दिखा दीजिए सर हम कॉपी बना लिए, तो हम देख लेंगे, हो गया। आइए आइए देखते हैं। कहते हैं भारत का 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत का 54वां, भारत का 54वां अंतरराष्ट्रीय, हाथ काम नहीं कर रहा लिखने के लिए, नहीं लिख पा रहे, फिर भी लिख रहे हैं ठंडा से। इसके बावजूद भी आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं सोचते किस ढंग से सर कितना कष्ट से वीडियो हम लोग के लिए बनाते हैं। भारत का 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, फिल्म महोत्सव। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसका आयोजन वैसे तो 1952 ईस्वी से होता है। इसका आयोजन कब से होता है? 1952 ईस्वी से इसका आयोजन होता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का इसका आयोजन 1952 ईस्वी से होता है, लेकिन 2004 ईस्वी से इसका आयोजन का स्थान फिक्स कर दिया गया गोवा में। तो आइए, तो 2004 ईस्वी से इसका आयोजन गोवा में हो, 2004 ईस्वी से इसका आयोजन गोवा में होता है। गोवा में होता है किसका? अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अब आइए इसमें कुछ देखेंगे। जब भी फिल्म महोत्सव हो चाहे जो भी हो, तो उसमें कम से कम ये देखना है कि आयोजन कहाँ होगा, उस फिल्म महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पुरस्कार किसे दिया गया, ये समझिए जो बता रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, ये तो आपका कम से कम कंपलसरी है फिल्म महोत्सव के पढ़ने के लिए। तो अब आइए तो देखते हैं। तो ये जो अभी इसका फिल्म महोत्सव हुआ है 2023 में जो हुआ आपको 54वां, तो देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। तो आइए सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, आइए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है एंडलेस बॉर्डर, एंडलेस बॉर्डर्स, ये हो गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अब देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मतलब सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स जो है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया पूरिया रहीमी सेम को। पूरिया रहीमी सेम, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। अब ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया आपको मेलेनी
मेलेनी थियरी। आइए, नाम थोड़ा सा अटपटा है पर पूछे जाएंगे। थियरी, मेलेनी थियरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। अब इसके तहत देखेंगे जूरी का विशेष पुरस्कार किसे दिया गया, मतलब इसके तहत आइए, जूरी का विशेष पुरस्कार, जूरी का जो है ना विशेष पुरस्कार दिया गया है आपको ऋषभ शेट्टी को दिया गया है, जो भारतीय है। ये सब भारतीय नहीं है, ये जो देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ, ये भी भारतीय नहीं है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी भारतीय नहीं है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी भारतीय नहीं है। पर हाँ, ये याद रखना जरूरी है। लेकिन जूरी का विशेष पुरस्कार दिया गया आपको ऋषभ शेट्टी को दिया गया। इसको ऋषभ शेट्टी, ये पुरस्कार दिया गया ऋषभ शेट्टी को दिया गया, ऋषभ शेट्टी को दिया गया, समझ गए ना, ऋषभ शेट्टी को दिया गया। थोड़ा सा लिखने दीजिए अच्छा सा। हाथ काम नहीं कर रहा है ठंडा में, पाँव भी नीचा में भी ठंडा लग रहा है, पाँव में भी लग रहा है, हाथ भी कनकना रहा है, लिखते हैं कुछ लिखा जाता है कुछ। आइए, शेट्टी है तेरी मूड खराब होता है। ऋषभ शेट्टी को दिया गया, किसको, जूरी का विशेष पुरस्कार किसे, ऋषभ शेट्टी को दिया गया। लेकिन भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष पुरस्कार माधुरी दीक्षित को दिया गया। ये लाइन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आइए, भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष पुरस्कार माधुरी दीक्षित को दिया गया, माधुरी दीक्षित को दिया गया। आइए, बस यही है। भारत का 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में इसका आयोजन किया गया। इसका 2023 में, तो 54वां का 2023 में। लेकिन वैसे तो ये आयोजन 1952 से शुरू हुआ, लेकिन 2004 ईस्वी से इसका आयोजन एक ही स्थान पर जो गोवा में होता है। उसके बाद देखिए, इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म एंड लेस मॉडल्स को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूरिया रहीमी सेम को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेलेनी थियरी को दिया गया। जूरी का विशेष पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को दिया गया। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष पुरस्कार माधुरी दीक्षित को दिया गया। अब आइए, गोवा जो है ना, ये भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। मतलब सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन हो गया, गोवा हो गया। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन हो गया, गोवा हो गया। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की घोषणा किया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की उद्घोषणा हाल ही में किया है। अब आइए देखते हैं ये क्या होता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। तो आइए, मैं इसको आप लोग को लिख लीजिएगा और उसके बाद हम क्लास में कॉपी दिखाइए और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दीजिए। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए। तब तो इतना ठंडा में जो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप लाइक भी नहीं कर पाते हैं। लाइक करने में आप लोग को शर्म आते हैं, तो हमको शर्म नहीं आते वीडियो बनाने में, हमको कष्ट नहीं है वीडियो बनाने में। अब हम आपके लिए कष्ट, आपका भी तो दायित्व बनता है कि लाइक का बटन दबावे। आज देख रहे हैं कि कम से कम
सभी बच्चों मिल करके कम से कम 70 80 50 प्लस लाइक होना चाहिए। हाँ, तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। लग रहा है कि आप लोग को फालतू मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास में समय नहीं है, फिर भी आप लोग के पास में समय निकाल के दे रहे हैं, समझ गए ना। और आप लोग के पास में भी समय नहीं है, आप लोग का भी दायित्व है कि चलिए आप लोग भी मन खुश कीजिए लाइक दाब करके। आइए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री जन जाति आदिवासी न्याय महाभियान। इसकी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की उद्घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर इसकी उद्घोषणा किया। तो जनजाति गौरव दिवस आपको 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है 15 नवंबर 2023 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति आदिवासी नए महाअभियान की उद्घोषणा किया। इसका एक ही है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि का तो वैसे जनजाति समूह है, वैसे जनजाति समूह जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ापन है, इस विकास के दौर में वो पीछे हैं, तो उनको मदद किया जाएगा, उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा कि ताकि वह भी इस विकास की दौर में शामिल हो सके। उसके लिए देखिए उसके लिए सरकार मकान अवेलेबल करवाएंगे, संपर्क मतलब उसको भी जोड़ने का काम करेंगे। उसके बाद नल जल आपूर्ति का प्रावधान करेंगे। उसके बाद छात्रावास का निर्माण करेंगे। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा का उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद है कौशल शिक्षा का भी, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, सड़कों में जो है ना सौर प्रकाश, इस सब का जो है ना मोबाइल टावर की स्थापना, मतलब उनके विकास के लिए जो भी प्रक्रिया होगा ना हम सब अपनाएंगे, उनको भी अवसर देंगे आगे बढ़ने के लिए। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत जनजाति गौरव दिवस के अवसर पे किया। तो अब आइए देखते हैं, इतना चीज लिखिएगा। इसका उद्देश्य है जनजाति की उत्थान करना। आइए इसका मतलब आइए समझते हैं। 15 नवंबर 2023 के दिन इसकी घोषणा हुआ। 15 नवंबर 2023 की घोषणा हुआ, और ये घोषणा जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर, जनजाति गौरव दिवस। तो जनजाति गौरव दिवस ये प्रत्येक वर्ष जो है ना 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग बताइएगा, एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? लिखिएगा, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कमेंट सेक्शन जैसे हम दिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग दीजिएगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए आगे, इसका तो समझ गए कि जो जनजाति है उनके लिए न्याय की व्यवस्था किया जाएगा, जो भी उसको भी जो भी बताए, सड़क उड़क मकाम छात्र जो भी है उसका व्यवस्था किया जाएगा, इनको भी आगे बढ़ने के लिए। इसी उद्देश्य से इस योजना का घोषणा हुआ। चलिए अब आइए आगे देखते हैं अपना सब।
और एक बात और ये भी ध्यान दीजिएगा सर, आप लोग ये जो है इसका जो है ना मतलब प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसकी उद्घोषणा हुआ झारखंड का एक स्थान है खुंटी। खुंटी आइए, ये मुझे भूलिए गए थे बताने के लिए। झारखंड, झारखंड के जो है ना, झारखंड के एक स्थान है खुंटी। झारखंड के एक स्थान है खुंटी। झारखंड के खुंटी स्थान से घोषणा किया गया। मतलब प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान की घोषणा जो है झारखंड के खुंटी नामक स्थान से 15 नवंबर 2023 ईस्वी को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो झारखंड जानते हैं कि ये 2000 ईस्वी में राज्य बना। 2000 ईस्वी में ये राज्य बना बिहार से अलग होकर के। इसकी राजधानी है रांची। इसकी राजधानी है रांची है। और रांची कर्क रेखा पर स्थित भारत का मात्र एक शहर है। रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित भारत का एक शहर है। और जानते हैं छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है। तो आप लोग पूछेंगे कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। झारखंड राज्य का बना 2000 ईस्वी में बना और राजधानी रांची है। रांची एकमात्र शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है। और जानते हैं, और ये सब चीज अपना लोग लिख लीजिएगा, बाकी बात बता दिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, समय भी होने वाला है। फटाफट थोड़ा सा बता देते हैं, मिटाते हैं, फटाफट कर देते हैं, निकलना है, क्लास भी टाइम भी होने वाला होगा, समय भी नहीं देखे हैं। ये थोड़ा सा मिटाना, मिटता भी नहीं है ना, क्या कीजिएगा, फ्रेश होना भी। आइए अब आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में पाकिस्तान और ईरान से अफगानी शरणार्थियों को जो है ना निष्कासन कर दिया गया। तो शरणार्थी मतलब वो होता है जो अवैध तरीका से जो है ना आकर के बस गया, उसके पास में कोई दस्तावेज, कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसे को बोले जाते हैं शरणार्थी। का मतलब होता है कि अवैध तरीका से, अवैध तरीका से, वैध तरीका से मतलब सही तरीका से नहीं, लीगल नहीं, अलीगल तरीका से आकर के बस गया। उसके पास में कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान और ईरान ने दोनों ने ऐसे जो अफगानी है जो अवैध तरीका से आकर के ईरान और पाकिस्तान में बस गए हैं, उनको कल के हमारे देश से बाहर निकल जाइएगा, निकाल दिया गया। इसी लेकर चर्चा में प्रश्न पूछेगा, हाल ही में किन दो देश ने मिल करके अफगानी शरणार्थियों को जो है ना अपने देश से बाहर कर दिया गया? तो पाकिस्तान और ईरान, पाकिस्तान और ईरान, इसी लेकर चर्चा में है। तो पाकिस्तान की राजधानी जानबे करते हैं कौन? इस्लामाबाद है। और जानते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा भी जानते हैं कौन? क्या सीमा नाम है उसका? नाम है आपको रेड क्लिफ। अब आइएगा ईरान की राजधानी आप लोग बताइएगा कहाँ है? ईरान की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है? ये दोनों कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिएगा। अब आइए, केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व का तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बन जाएंगे? 2027 तक। 2027 ईस्वी तक जो है, 27 ईस्वी तक भारत जो है ना विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएंगे 2027 ईस्वी तक, वित्त मंत्री के अनुसार। तो इसका मिल गया। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे? तो 2027 ईस्वी तक। अब आइए, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा परियोजना का उद्घाटन हुआ है?
तो भाई ये भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो मेरे प्यारे छात्र छात्र, मैं बता देता हूँ एक मिनट। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है ना हुआ है, उसका नाम है अगरतला अखउरा रेल। आइए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन सा परियोजना हुआ है। आइए, अगरतला 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 अखउरा अगरतला अखउरा रेल लिंक सहित 3 परियोजनाओं का जो है ना उद्घाटन हुआ है। सुनिए तो कहेगा, हाल ही में अगरतला अखउरा रेल लिंक सहित 3 परियोजना का उद्घाटन किन 2 देश के बीच में हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। कहाँ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। और बाकी बात ये क्या है, अगले वीडियो में इसको मैं डिस्कशन लेकर के आऊँगा। समय हो गया, इन्हीं के साथ आज की क्लास सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, वैसे तो मैं सबका आंसर बता दिया हूँ। लिख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। चलिए, इन्हीं के साथ आज की सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।